नमस्कार दोस्तों, शिक्षक शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि वर्तमान में विभिन्न चैनलों के माध्यम से एक वीडियो आपको देखने को मिलता होगा कि सक्षमता परीक्षा जो उत्तीर्ण हो चुके हैं और काउंसलिंग के बाद जो है वो जब स्कूल योगदान करेंगे तब जा कर के उनके उसी योगदान की तिथि से वरीयता का निर्धारण होगा। और इसी बात को लोग खूब ज़्यादा परोस रहे हैं। तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही था कि वास्तविकता में आखिर क्या बात है, इस चीज़ को क्लियर करने के उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप सबों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। और मैंने जैसा कि थंबनेल में लगाया है कि सक्षमता 0.1 उत्तीर्ण और सक्षमता 0.2 में सम्मिलित होने वाले जो भी शिक्षकगण हैं वो कदापि वरीयता को लेकर जो पहेली बनी हुई है उस पहेली को हम इस वीडियो के माध्यम से सुलझाएंगे और जानेंगे कि वास्तविकता में आखिर क्या हो सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आदरणीय एस सिद्धार्थ सर के द्वारा दिनांक 16 जुलाई 2024 को जो आपका एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, एक आदेश जारी किया गया जो काउंसलिंग से रिलेटेड है। और उसमें आप पढ़े होंगे तो उसमें एक जगह लिखा हुआ है कि काउंसलिंग में आपाधापी न करें, क्योंकि काउंसलिंग में अनुशंसित अभ्यर्थियों का वरीयता से कोई लेना देना नहीं रहेगा। विद्यालय में योगदान की तिथि ही उनकी वरीयता का आधार होगा। ये बात आपको नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है जो कि काउंसलिंग हेतु जारी हुआ है 16 जुलाई 2024 को। और उसे पढ़ने के बाद विभिन्न चैनल वाले अब ये भी बोलने लगे हैं कि नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद वरीयता भी चली जाएगी। अरे, न वरीयता सक्षमता 1 वाले की जाएगी, न वरीयता सक्षमता 2 वाले की जाएगी और न ही भविष्य में सक्षमता 3 होगा उनकी वरीयता जाएगी। क्योंकि इसके पीछे का कारण क्या है मैं वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अब आप देखिए कि ये नोटिफिकेशन के द्वारा जारी किया गया, उस नोटिफिकेशन में देखिए कि काउंसलिंग में आपाधापी न करें, यानी कि कहीं ना कहीं ये बात लोग आपस में कुछ और समझ करके काउंसलिंग में हम पहले करवा लेंगे, काउंसलिंग इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये बात लिखी गई है। और वो बात लिखी गई है तो शायद कहीं ना कहीं कुछ बाय मिस्टेक भी हो सकता है कि लिखा गया हो। क्योंकि देखिए कि कोई भी वरीयता का निर्धारण विद्यालय योगदान की तिथि से ही होता है, जैसा कि आम बात है। लेकिन हम लोगों के लिए जो पूर्व में 26 दिसंबर 2023 को बिहार गजट असाधारण अंक बिहार राज्यपाल के आदेश से आदरणीय के पाठक महोदय जी के द्वारा जो नियमावली जारी की गई थी, वो नियमावली विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 आप ज़रूर पढ़े होंगे और बार बार देखे भी होंगे और बार बार उसको समझे भी होंगे। तो उस नियमावली के कंडिका 7.1 और 7.2 को पढ़ें आप। उस नियमावली में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि विद्यालय में योगदान की तिथि से आप विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, लेकिन वरीयता का निर्धारण जो है वो जिला स्तर पर प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और मध्य विद्यालय के अलग अलग कैटेगरी के शिक्षकों की अलग अलग वरीयता सूची बनेगी। और ये अलग अलग वरीयता सूची बनेगी। इस वरीयता सूची का आधार क्या होगा? तो इस वरीयता सूची का आधार जो है वो विद्यालय में योगदान की तिथि नहीं है। वहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि स्थानीय निकाय में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्ति की तिथि इनके वरीयता का आधार होगा। और ये जो महत्वपूर्ण बात है कि स्थानीय निकाय में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्ति की तिथि,
यानी कि आप जान रहे हैं कि बहुत सारे शिक्षक अनट्रेंड ज्वाइन किए और जब उनकी सेवा के 2 साल बाद वो ट्रेनिंग कर लिए तो उसके बाद फिर उन्हें ग्रेड पे का लाभ दिया गया। तो वहाँ से आप प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्ति की तिथि होती है, जो कि 2003, 5, 6 वाले का अलग है। आपको बाद में जो शिक्षक आए 2022-23 में उनका 22 में उनका अलग है, टीईटी वाले हैं उनका अलग है। तो इसी के आधार पर प्राथमिक वालों का अलग, मध्य वालों का अलग, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक वालों का अलग अलग तैयार किया जाएगा। वो स्थानीय निकाय में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्ति की तिथि ही होगी। और वहाँ पे ये भी लिखा हुआ है जब ये तिथि एक समान होगी तो वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। जब डेट ऑफ बर्थ एक समान होगा तो वहाँ अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट लेटर देखे जाएंगे और जब अल्फ़ाबेट लेटर भी एक जैसे होंगे तब विभाग इस पर फैसला लेगा। तो अब हमें ये बात बताइए, एक तरफ नोटिफिकेशन में ये बातें सामने आई हैं कि विद्यालय में योगदान की तिथि, जो कि 16 जुलाई 2024 को जो पत्र जारी हुआ उसमें ये बात लिखा गया है कि वरीयता का आधार विद्यालय योगदान की तिथि से किया जाएगा। और पूर्व में 2023 में आप देख रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो कि बनाया ही गया है नियोजित शिक्षकों के लिए, और उनको विशिष्ट शिक्षक बनने तक के जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया पहले ही लिखित रूप से लिखे जा चुके हैं, जो अब बदलना तभी संभव है जब पुनः उसमें संशोधन कर कुछ अलग बात लिखा जाए। तो अब तो ऐसा अभी तक तो संशोधन नहीं हुआ है और भविष्य में संशोधन हो करके हम लोगों को जो वरीयता का निर्धारण वाला जो बात लिखा हुआ है उसको तो काटा भी नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ मिलेगा नहीं तो कुछ होना भी नहीं चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में आप देख रहे हैं कि वरीयता का निर्धारण आपको प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्ति की तिथि होगी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या हो गई कि प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्ति की तिथि जब वरीयता का निर्धारण करेगी तो सक्षमता 1 वाले हो या 2 वाले हो या सक्षमता 3 से जो आए हो, सबों का जो पूर्व में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्ति की तिथि है वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और चूंकि आप जान रहे हैं कि वर्तमान में जो काउंसलिंग हो रही है वो या सक्षमता परीक्षा हो रहा है वो, ये सारे जो चीज़ है वो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अंतर्गत ही हो रहा है, जो 26 दिसंबर 2023 को जारी किया गया। आप उसी के माध्यम से ये जो सारी चीज़ें काउंसलिंग की प्रक्रिया हो या सक्षमता 1 का एग्ज़ाम हुआ हो, रिजल्ट आया हो, ये सारी प्रक्रिया उसी के तहत हो रही हैं। और भविष्य में जो भी निर्णय लिए जाएंगे हम लोगों के लिए उसी नियमावली के तहत लिए जाएंगे। अब तो बात ये समझ गए कि जब तक नियमावली में कोई संशोधन नहीं होता है, नियोजित शिक्षकों का वरीयता का आधार में कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। जो नियमावली में लिखित रूप से है वही रहेगा, क्योंकि शिक्षा विभाग भी नियमावली के अधीन ही डिसीजंस लेंगे। अब यहाँ बात ये आ जाती है कि अब बहुत एक कुछ चैनल वाले ये भी बता रहे थे कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 से ये जो नियोजित शिक्षक हैं वो विशिष्ट बनने के बाद जूनियर हो जाएंगे। अरे जब जूनियर तब ना होंगे ना जी, जब उनके नियोजन इकाई में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्ति की तिथि उनके बाद की होगी, वो तो पहले की है। और आप इस बात को समझ लीजिए कि जो हम लोगों का वरीयता सूची का जो डेट होगा वो पहले का होगा और उनके वरीयता सूची जो बाद का है। तो ऐसे कंडीशन में आप बीपीएससी टीआरई 1, 2 से भी जूनियर नहीं होने जा रहे हैं। इस बात को आप लिखित रूप से हमसे ले लीजिए, मैं देने को तैयार हूँ। क्योंकि अब ये भी बात जान लीजिए कि बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक बहाल हुए हैं और जो सक्षमता के माध्यम से आपको राज्यकर्मी के रूप में विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, वो उन दोनों के नियमावली में कोई भेदभाव नहीं है। उनके जैसा बनाने के लिए ये सारा नियमावली तैयार किया गया और इसके कुछ अपने मूल उद्देश्य हैं। और आप ये भी देखे होइएगा, न वेतन में अंतर है, न किसी चीज़ में अंतर है, एनपीएस भी मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी, सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी।
और चूंकि आपके योगदान का तिथि नियोजन इकाई में प्रशिक्षित वेतनमान की प्राप्ति की तिथि है, इसलिए आप वरीय होंगे। और ये बात जो लिखा हुआ है कि विद्यालय के योगदान की तिथि से वरीयता का निर्धारण, तो ये लगता है बाय मिस्टेक हुआ हो या आपाधापी को रोकने के लिए ये बात लिखी गई हो, तो इस बात पे ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दें। हम जानते हैं कि हमारे आदरणीय अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ महोदय जी कभी भी हम लोगों के पक्ष में अच्छा डिसीजन ही लेंगे, और जो वो बखूबी समझ रहे हैं कि एक लंबी अवधि से जो कार्य करते आ रहे हैं उनसे वरीयता भी छीन ली जाए, सेवा निरंतरता भी छीन ली जाए, तो वो कैसा महसूस करेगा, अंदर से काफ़ी दुखी हो जाएगा। क्योंकि जब आपको सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो भविष्य की बात है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि पोस्टिंग को लेकर के बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, तो मैं आप लोगों से बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि कमेटी जो है जब तक रिपोर्ट नहीं दे देती है आप किसी की बातों में न आए। और जब ज़िला अलॉट हो गया है और उसी ज़िला में काउंसलिंग हो रही है, तो इस बात से आप निश्चिंत रहिए कि आने वाले समय में जब ज़िला भी मिला है तो ज़िले में अच्छे जगह आपको विद्यालय भी मिलेगा। क्योंकि वर्तमान समय में जो कमेटी है वो कुछ अच्छा करने के लिए ही आई है, और सक्षमता 1 वाले कदापि ये टेंशन न लें, सबों को अच्छा विद्यालय उनको मिलेगा। उनको मैक्सिमम डिस्टेंस होगी तो 15 से 20 किलोमीटर तक की डिस्टेंस में उनको स्कूल निश्चित मिलेगा, और इसका टेंशन आप न लें। आप वरीयता के हिसाब से आएंगे तो आप वरीय हैं, और सक्षमता 1, 2, 3 उनके वरीयता में बाद में एग्जाम देने से, बाद में रिजल्ट आने से कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। ये महत्वपूर्ण बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। इसके अलावा मैं काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ अहम बिंदुओं, बहुत सारे बिंदुओं पे बहुत सारे चैनल वालों ने लगभग सारी चीज़ें समझा दी कि कौन कौन से चीज़ें आपको लेकर रखना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपका काउंसलिंग में लगेगा, ये सारी चीज़ें बता दी है। मैं बस 3-4 मूल बातों पे आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा, वो निश्चित आप कर लेंगे। वो 3-4 बातें क्या है, तो पहला बात ये है कि आपका जो आधार नंबर है, वो आधार नंबर जिस मोबाइल नंबर से लिंक्ड होगा वो मोबाइल नंबर आपके पास निश्चित रूप से होना चाहिए। क्योंकि आपका जो काउंसलिंग के समय में आधार पे एक OTP आएगा, और जब तक आप उस OTP को नहीं बताएंगे तब तक आपका काउंसलिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो आप पूर्व में ही ये जान लें कि आपका आधार किस मोबाइल नंबर से लिंक था, क्योंकि ये पहले की बात है। दूसरी बात यह है कि आप अपने पैन कार्ड को अपने साथ लेंगे। और अब आइए चेक की बात की गई है, और आपका जो पासबुक है उसके प्रति की बात की गई है। तो चेक कैंसिल्ड चेक देना है। अब बहुत सारे ऐसे शिक्षक होंगे जिन्होंने अभी तक चेक अप्लाई ही नहीं किया होगा, तो ऐसे शिक्षक साथियों को मैं कहना चाहूँगा कि आप चेक अप्लाई कर दें, क्योंकि अभी कुछ समय बचा है, आपका चेक आ जाएगा और ये आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। तो ये आपको काउंसलिंग का मुख्य बात था। और काउंसलिंग में एक और मुख्य बात पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि मूल प्रवेश पत्र, जो कि सक्षमता परीक्षा का हम लोगों ने जब परीक्षा दिया था तो जो मूल प्रवेश पत्र था वो थंब इम्प्रेशन के द्वारा, जब हम लोग थंब इम्प्रेशन दिए उस समय वो मूल प्रमाण पत्र मूल एडमिट कार्ड जो था वो मूल एडमिट कार्ड ले लिया गया, और बदले में हम लोगों को क्या मिला, एक फोटो स्टेट पर रिसीविंग का, कि हमने उनको दिया, उन्होंने लिया, इस बात का प्रमाण के रूप में एक फोटो स्टेट पर रिसीविंग सिग्नेचर वाला आपको मिला होगा। अगर आपके पास मूल प्रमाण पत्र आप जमा करा चुके हैं एडमिट कार्ड वाला, तो आप एडमिट कार्ड अगर जमा करा चुके हैं तो निश्चित रूप से आप निश्चिंत रहें। आपके पास जो फोटो स्टेट पे रिसीविंग वाला होगा प्रवेश पत्र सक्षमता परीक्षा का, तो आप उसको भी देंगे तो उसकी पूरी वैलिडिटी होगी, और अगर उनको ज़रूरत होगा तो विभाग से कंसल्ट कर मंगवा भी लेंगे। तो यहाँ भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा।
बहुत सारे लोग बहुत सारे वीडियो बनाते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य बस एक ही होता है कि मैं वही चीज़ आपको दूं जिसका भविष्य में सार्थक और अच्छे परिणाम वाले बातें हो। तो ठीक है, इसी के साथ थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।